नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रीट परिवार में। साथियों, इससे पहले मनोविज्ञान की है वो 6 क्लास हो चुकी है, तो आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि विकास तीव्र गति से घटित होता है। आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस अवधि में शारीरिक विकास और वृद्धि की जो गति होती है वो सबसे तीव्र होती है। मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्क अवस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था। साथियों, मध्य बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो मध्य बाल्यावस्था की जो कालक्रम होता है वो 5 से 9 वर्ष माना था कौल सैनिक ने, और किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि और विकास की गति तीव्र होती है, लेकिन मध्य बाल्यावस्था में, जो कि एक बाल्यावस्था के अंतर्गत ही आती है, इसमें शारीरिक वृद्धि और विकास की गति है वो कम हो जाती है। तो इस प्रश्न का जवाब ये तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन आ रहा है कि किशोरावस्था और वयस्क अवस्था। साथियों, किशोरावस्था में ये गति तीव्र होती है, लेकिन किशोरावस्था के बाद में जो अवस्था आती है वयस्क अवस्था, उसमें ये गति कम हो जाती है। तो ये भी इस प्रश्न का जवाब नहीं हो सकता। शैशवावस्था, शैशवावस्था में गति बिल्कुल तीव्र होती है, जिसको हम सामान्यतः जन्म से है वो 5 या 6 वर्ष भी मानते हैं। अगर इनमें है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था को भी अलग वर्गीकृत करते हैं तो इसको 0 से 2 वर्ष माना जाता है, और प्रारंभिक बाल्यावस्था को 2 से 6 वर्ष तक माना जाता है। और इस समय जो शारीरिक वृद्धि और विकास की गति है वो बहुत तीव्र होती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर तीसरा माना जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें गति तीव्र होती है, हालांकि मध्य बाल्यावस्था में गति कम होती है। तो इस पहले प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार व क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य, उसको है वो क्या कहते हैं। विविधीकरण, समाजीकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जोड़ना। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा समाजीकरण होगा। इसमें है वो बालक समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, आदर्श सभी का है वो सम्मान करता है। और बात करें तो समाजीकरण की जो प्राथमिक एजेंसी होती है वो होती है परिवार, क्योंकि परिवार से ही बालक है वो समाज के नियमों को जानता है, उनकी परंपराओं को जानता है, अनुसरण करता है, और अपने परिजनों से इसके बारे में वो बहुत कुछ सीखता है। और समाजीकरण की जो द्वितीयक एजेंसी होती है उसे हम विद्यालय कहते हैं। विद्यालय में भी बालक समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। और बात करें समावेशन की, तो समावेशन का मतलब होता है कि पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान जोड़ना। ये समायोजन की एक विधि है। इसके बारे में हम चर्चा है वो समायोजन का जब टॉपिक आएगा तो उसमें करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। वयस्कता के संक्रमण का मतलब होता है कि किशोरावस्था के बाद की अवधि। किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति, यानी कि किस अवधि के बाद में वयस्कता की अवस्था आती है। सामान्यतः इसका मतलब यही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला किशोरावस्था माना जाएगा। अगर यहाँ पे होता कि कौन सी अवधि है वो किशोरावस्था के संक्रमण की पहल करती है, तो यहाँ पर आपको बाल्यावस्था की समाप्ति मानना होता। संक्रमण का मतलब होता है कि एक प्रकार से वह काल जिसमें दोनों अवस्थाओं के लक्षण है वो देखने को मिलते हैं, उसे संक्रमण काल कहते हैं। जैसे कि बाल्यावस्था है और ये किशोरावस्था है, तो इन दोनों के बीच का जो काल होता है, जैसे कि 12 वर्ष की अवधि, 12 वर्ष की आयु, तो उस समय है वो बालक में बाल्यावस्था की विशेषताएं भी देखने को मिलती है और किशोरावस्था की विशेषताएं वे भी देखने को मिलती है। तो इसे हमें वो संक्रमण काल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न,
एक बालक कहता है कि आयत को मोड़कर बेलन बनाया जा सकता है तथा आयत का क्षेत्रफल व बेलन का क्षेत्रफल बराबर है। बालक की अवस्था होगी शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था। साथियों, ये आयत है और ये इस प्रकार से बेलन है। बालक ये कहता है कि इस आयत को अगर हम इस तरह से मोड़ दें तो इससे है वो बेलन बन सकता है, लेकिन इन दोनों का जो क्षेत्रफल है अगर हम काउंट करेंगे तो ये क्षेत्रफल है वो बराबर होगा। तो ये बालक है वो कौन सी अवस्था का है? तो ये जो विशेषता है ये बाल्य अवस्था में देखने को मिलती है। बाल्य अवस्था में बालक है वो लंबाई, चौड़ाई, आयतन, क्षेत्रफल इनके बारे में समझ विकसित कर लेता है। इसे हम है वो संरक्षण की योग्यता कहते हैं। संरक्षण की योग्यता। और ये जो संरक्षण की योग्यता है ये जीन पियाजे के अनुसार बाल्यावस्था में मिलती है, और ये जो अवस्था होती है जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये विशेषता है वो बालक में देखने को मिलती है। मूर्त संक्रियात्मक, जिसकी अवधि होती है 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न, विकास की प्रत्येक अवस्था पर समाज बच्चे से कुछ उम्मीद करता है, इसे क्या कहते हैं? सामाजिक स्वीकृति, सामाजिक प्रत्याशा, सामाजिक परिपक्वता, इनमें से कोई नहीं। साथियों, विकास की प्रत्येक अवस्था जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन अलग अलग अवस्था में समाज है वो बालक से कुछ उम्मीद करता है। उम्मीद का मतलब होता है कि जैसे किशोरावस्था में किशोर है वो समाज के विपरीत व्यवहार न करे, सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करे। तो ये जो उम्मीद होती है उसे क्या कहते हैं? तो उस उम्मीद को साथियों सामाजिक प्रत्याशा कहते हैं। सामाजिक प्रत्याशा है वो किसने कहा, इसे वो और किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी अगला प्रश्न है। सामाजिक प्रत्याशा को हेविंग हर्स्ट ने क्या कहा? साथ ही जो सामाजिक प्रत्याशा है इसे नाम भी हेविंग हर्स्ट ने ही दिया था, और इन्होंने सामाजिक प्रत्याशा को एक अलग नाम से भी पुकारा था। तो वो नाम कौन सा है? मानसिक पाठ, सामाजिक उम्मीद, विकासात्मक पाठ, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस सामाजिक प्रत्याशा को हम है वो विकासात्मक पाठ भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 विकासात्मक पाठ होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बालक में हर समय कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है और ये परिवर्तन उसकी मृत्यु तक चलता है, ऐसा मानना विकास की दिशा का सिद्धांत है। यानी कि विकास का कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि बालक में है वो अलग अलग समय पर विभिन्न प्रकार का परिवर्तन होता रहता है, और ये जो परिवर्तन है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। सततता का सिद्धांत, विकास का अपसारी सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। साथियों विकास की अपसारी का सिद्धांत ये कोई सिद्धांत नहीं होता है। अगर हम इसमें बात करें तो जीवन पर्यंत है वो बालक में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, जैसे कि बालक में विभिन्न प्रकार की नई नई क्षमताएं हैं वो उत्पन्न होती है, अलग अलग बालक है वो कुशलताएं प्राप्त करता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सततता का सिद्धांत होगा। इसे हम निरंतर विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, इसे हम है वो पूर्वानुमेय सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 2 वर्ष का बालक वर्णमाला के अक्षरों को लिखना सीख नहीं पा रहा है, किसका अभाव है? यानी कि बालक 2 वर्ष का है लेकिन वो वर्णमाला को लिखना नहीं सीख सकता है। तो ये किस कारण ऐसा होता है? प्रशिक्षण की कमी है, या फिर अधिगम नहीं कर पाता है, या परिपक्वता नहीं है, या शिक्षक नहीं है जो कि उसे सिखा सके? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 परिपक्वता होगा। परिपक्वता का ये मतलब होता है कि किसी कार्य करने के लिए जो हमें न्यूनतम योग्यता या क्षमता की आवश्यकता होती है उसे हम परिपक्वता कहते हैं। लेकिन ये बालक है वो 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष में है वो बालक लिखना नहीं सीख सकता। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न है,
मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का। तो साथियों, चाहे व्यक्तित्व हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विकास हो, ये सारे है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। इसमें आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के वो प्रभाव देखने को मिलते हैं और व्यक्तित्व निर्माण में दोनों का बराबर योगदान होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न। जब विकास की किसी भी क्षेत्र विशेष में बच्चों की क्षमता कम है तो, यानी कि बालक में जो विकास का कोई क्षेत्र विशेष है जिसमें वो उसका विकास नहीं हुआ है, तो वो विकास है वो किस प्रकार से अगले में प्रभावित करेगा या नहीं, वह उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करता है। इसका अर्थ विकास के किसी क्षेत्र में कोई विलंब नहीं है, विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है या उसका बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साथियों, किसी एक क्षेत्र में कमी है, जैसे कि शारीरिक विकास में हम बात करें तो बालक जन्म से ही विकलांग है, तो ये जो उसकी विकलांगता है जीवन पर्यंत उसके किसी न किसी रूप में उसे प्रभावित करती है। तो जो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा, विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। बालक शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसका मानसिक विकास भी प्रभावित होगा। पहला ऑप्शन आ रहा है कि सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करता, ये गलत है, प्रभावित करता है। कोई विलंब नहीं है, ये भी गलत है। उसका बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चे को ये प्रभावित करता है। बच्चे का विकास है वो इससे अवरुद्ध होता है। अगला प्रश्न, विकास एक प्रक्रिया है, खंडित, निरंतर, पूर्ण, अपूर्ण। तो साथियों, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जिसको हम सतत प्रक्रिया भी कहते हैं, जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। अगला प्रश्न, शारीरिक विकास का क्षेत्र है हड्डियों का विकास, स्नायु मंडल का विकास, मांसपेशियों का विकास, इन सभी का विकास। शारीरिक विकास जैसे हम है वो माप सकते हैं, देख सकते हैं। हड्डियों के विकास की अगर हम बात करें तो शिशु अवस्था में जो हड्डियां होती है इनकी संख्या होती है 270। बाल्यावस्था में ये संख्या बढ़कर 350 हो जाती है, लेकिन बाद में किशोरावस्था में अस्थिकरण की प्रक्रिया होती है और इसमें हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। अगर बात करें स्नायु मंडल की तो इसे हम है वो नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। और इस स्नायु मंडल से जो बालक का भावी विकास है उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। बालक में कौन सी बीमारी है, बीमारी का पता लगाया जा सकता है। मांसपेशियों की बात करें तो शिशु अवस्था में मांसपेशियों का भाग है वो 23% होता है। बाल्यावस्था में ये भाग बढ़कर 27% और किशोरावस्था में ये भाग 44 से 45% हो जाता है। तो ये जो शारीरिक विकास है इसका क्षेत्र इन सभी का विकास है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? हमारे आसपास का वातावरण, जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, भौतिक और सामाजिक संचार की जटिल शक्ति। साथियों, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति है ये वंशानुक्रम से संबंधित है और पोषण है वो वातावरण से संबंधित है। तो इस प्रश्न के ऑप्शन के हिसाब से हम बात करें तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा, जैविकीय विशेषताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं होगा। इसे ही हम है वो प्रकृति कहते हैं। और ये जो भौतिक और सामाजिक संचार की जटिल शक्ति, हमारे आसपास का वातावरण, इसे हम पोषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, वह है, यानी कि मानव विकास में जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र बताए थे, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, इनमें से सही ऑप्शन आपको चुनना है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक।
साथियों इसमें प्रश्न अगर हम बात करें तो आध्यात्मिक है वो विकास का आयाम नहीं होता है, न ही मनोवैज्ञानिक होता है। तो जो 3 ऑप्शन है ये एक तरह से कट जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला होगा। किस आयु स्तर तक शिशु का लगभग 50% मानसिक विकास हो जाता है? 3 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 10 वर्ष तक। तो साथियों इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो बालक का विकास है वो किस अवस्था तक 50% का मतलब होता है कि आधा विकास है वो पूर्ण हो जाता है। तो इसमें वो साथियों गुड एन एफ इन्होंने एक परिभाषा दी थी कि बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा है वो प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। यानी कि प्रारंभिक 3 वर्ष जो कि शिशुअवस्था के होते हैं उनमें बालक का आधा मानसिक विकास हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। साथियों ये थी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रीट परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप इसी तरीके से वो अपनी पढ़ाई में लगे रहें। धन्यवाद।